हेलो फ्रेंड, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो मेरा नहीं जा रहा था। कुछ प्रॉब्लम लाइफ में हो जाते हैं, इसकी वजह से झेल रहे हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अब वीडियो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अल्टरनेट करके हम वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। और ये साइंस आप सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। जब भी विद्युत का उत्पादन करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एल्यूमिनियम जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है, और एल्यूमिनियम हल्का होने के कारण ही इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के जो निचले सतह होते हैं, जो रिबिट के रूप में, जैसे ट्रेन में आप लोग बैठे होंगे तो जब बैठते हैं जो सीट जो लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर पहिया होता है, तो ये जो बीच वाला जो रिबिट किया हुआ रहता है, उसी तरह से हवाई जहाज़ में भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो जो निचला सतह जो होता है वो एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है, ताकि उड़ने में आसानी से अपना सफ़र कर सकें, क्योंकि ये हल्का होता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। मेनली रूप से खेती के लिए सबसे बेस्ट जो उर्वरक होता है वो होता है यूरिया। और यूरिया में क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। इसीलिए खेती के उपयोग के लिए नाइट्रोजन सबसे बेस्ट है। इसमें खेती के उपजाऊ के लिए टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 तत्वों की। चलिए 16 को आप नाम बताते हैं। कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीज चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, और एक तरह से क्लोरीन और मोलिब्डेनम। ये सभी तत्व जो हैं टोटल खेती उपजाऊ के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम और एक यूरिया के रूप में जो सबसे पहले बताएं, जो यूरिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है। चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो जो चूहा मारने की जो रासायनिक पदार्थ है वो है पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। चूहा मारने की दवा कौन सी है? तो पोटेशियम साइनाइड का। ठीक है। और पोटेशियम साइनाइड है, ये किससे बनता है? तो ये बनता है रेड्रोसाइड से। किससे बनता है? रेड्रोसाइड से। ये रेड्रोसाइड एक केमिकल है जिसके रासायनिक क्रिया के द्वारा पोटेशियम साइनाइड बनाया जाता है, जो चूहा मारने में काम आता है। ठीक है। तो अगर आपको पोटेशियम साइनाइड कहीं नहीं मिले तो आप क्या लगाइएगा? रेड्रोसाइड लगाइएगा। ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर छाट के हम क्वेश्चन आप लोग कराते हैं, और एक पढ़ने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये साइंस लेवल का एक हाई लेवल है। ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का कहाँ प्रयोग किया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में हुआ था, इसी में लीकेज किया था। ठीक है। पीतल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पीतल में कौन सी? तो तांबा और जस्ता। ऐसे याद रखिएगा, पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी से याद रखिएगा, ट्रिक है। तांबा और जस्ता। जिंक यानी जस्ता होता है, तो पीतल में कौन सा होता है? तांबा और जस्ता होता है। पीतल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मशीन के पुर्जों यानी पार्ट जो होते हैं, बर्तन बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है। ये सुनो होंगे कि पीतल का बर्तन आता है या शादी ब्याह में भी चढ़ा देता है, जो तिलक में चढ़ाते हैं तो पीतल के भी चढ़ाते हैं, तो यही पीतल से बनता है, जिसमें तांबा और जस्ता की मात्रा होता है। ठीक है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। पेड़ के जो छाल होते हैं उसी से एस्पिरिन का निकाला जाता है। ठीक है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। और इसका एस्पिरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के कष्टों को निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह सफ़ेद सरपत यानी साई जिसको बोलते हैं, विलो साई, इसी के ब्रिज की जो छाल होते हैं उसे प्राप्त किया जाता है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। एस्पिरिन में क्या होता है? तो सैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये पूछ देता है कि एस्पिरिन में क्या पाया जाता है? तो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है, यानी लोहा धातु पाई जाती है। किसमें? तो मायोग्लोबिन में। ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मायोग्लोबिन है तो इसमें आयरन होगा। ठीक है। और मायोग्लोबिन क्या है? तो मायोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। क्या है? तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मायोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है और मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन की मात्रा पाया जाता है, यानी लोहा।
हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से, तो जब भी हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी का निर्माण होता है, यानी जल का निर्माण होता है। जैसे इसका रिएक्शन होता है, 2 हाइड्रोजन को जब 2 ऑक्सीजन यानी मोलिकुल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 2H2O बनता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो ये तो ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 2 ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तब यहाँ पे 2 जल का निर्माण होगा, 2 अणु जल का निर्माण होगा। तो कहने का माने है, और यहाँ भी आपको 2 से करना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, H2O हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं होंगे, यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 2 होगा। अब बैलेंस हो गया है 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 यानी 2H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है, जब हाइड्रोजन को जलाएं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, तो जल का निर्माण हुआ, ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, दोस्तों ये जितना आप स्टार लगाना चाहेंगे उतना आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होता है। तो चुंबकीय सुई जो होता है हमेशा उत्तर की ओर डिनोट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक सुई जो होता है वो उत्तर की ओर, जबकि नॉर्मल जो चुंबक होता है वो क्या करता है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, यानी दक्षिण, उत्तर से दक्षिण डिनोट करता है। नॉर्मल जो क्या होता है, चुंबक होता है, जबकि चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक सुई जो होता है वो सिर्फ उत्तर की ओर इंगित करता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा के कारण महासागरों में क्या होती है, जल तरंगें उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है, तो चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल जो होता है सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। किसके अपेक्षा दुगना होता है, तो सूर्य के अपेक्षा दुगना होता है, किसका, चंद्रमा का। इसीलिए सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से महासागर में जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। और इसमें रीजन क्या है कि अमावस्या और पूर्णिमा 2 ऐसे दिन हैं जिसमें चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के एक सीधे में होता है। जैसे ये चंद्रमा है तो इसके सीधे में होता है, ठीक है। इसके सीधे में कौन कौन से दिन होता है, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, इसलिए उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी जब सीधा में होगा, तो जब सीधा कोई भी रोशनी पड़ेगा चंद्रमा पर तो मेनली रूप से देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई होगा, जिसके कारण से उच्च ज्वार उत्पन्न होगा ही, ठीक है। और महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है, ठीक है। महीने में कितने बार उच्च ज्वार आता है, तो सिर्फ 2 बार। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो कारखानों से होती है। कारखानों से जो गैस निकलते हैं उसी कारण से अम्ल वर्षा होती है, पेट्रोल से नहीं होती है, ठीक है। इसमें मेनली रूप से अम्ल वर्षा कराने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें आवश्यक है, तो CO2 सबसे पहला है, यानी सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा CO2 के माध्यम से होता है। दूसरा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 3 हमारे जो 3 CO2 SO2 और NO2 जो हैं अम्लीय वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए कुछ और बताते हैं जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार हैं, और वो अब इसमें अम्लीय वर्षा के लिए और कौन कौन से अम्ल की आवश्यकता है, मानो अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी जो ऑथेंटिक मेनली रूप से यूजेबल है उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि CO2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसको H2O यानी जल के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनाता है, तो H2CO3 जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। दूसरा है हम बताएं क्या कि SO2, ठीक है। तो चलिए SO2 देखते हैं। SO2 जब रहेगा, जब इसको साथ क्या बनाएंगे, जल को मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। यानी कहने का माने है कि क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, यानी कहने का माने है कि इसको सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। ये भी अम्ल वर्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है, ठीक है। तीसरा हमने बताया था कि NO2, क्या बताए थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसको जल के साथ मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा, ठीक है। H2NO3 इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर नहीं दिखता है तो जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं, उसको नोट आउट कर लिया कीजिए, क्योंकि छोटा सा जो भी हम वीडियो शूट करते हैं तो मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं, तो उतना बड़ा बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो हम क्या बताएं कि NO2 के लिए जब हाइड्रोजन को मिलाते हैं यानी जल को मिलाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो कि अम्ल वर्षा के लिए सबसे उपयोगी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोलने के लिए एक्वारिजिया में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्वारिजिया नहीं दिया गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर कैट हो जाएगा। क्या होगा, कैट होगा। क्यों, क्योंकि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से इसी को बोलते हैं एक्वारिजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया। इसको
घोलने के लिए, सोना को घोलने के लिए थियोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी एक HNO3 की आवश्यकता होती है। तो इसमें सोना आसानी से घुल जाता है। और इसमें बात करें तो सोना एक क्या है, सोना एक नोबेल धातु है। कैसी धातु है, तो नोबेल धातु है, ठीक है। और इसको घोलने के लिए अम्लराज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी अम्लराज का निर्माण किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी 3HCl, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, प्लस एक नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में एक नाइट्रिक अम्ल के माध्यम से सोने को घोला जा सकता है, जिसको एक्वारिजिया बोलते हैं या अम्लराज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कैट बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके, यानी फाइबर को गर्म करके। इसमें होता क्या है कि नली में आर्गन गैस और पारे की वाष्प, कौन कौन सा, तो आर्गन गैस, नली में जो तंतु होते हैं उसमें आर्गन की गैस और पारा दोनों को गुजारा जाता है, जिसके विसर्जन से क्या होता है, तंतु गर्म हो जाता है और इसी कारण से श्वेत प्रकाश नली में पैदा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़न गैस को छोड़ने के द्वारा, यानी संपीड़न गैस को अगर छोड़ेंगे तो कोई भी कमरा जो है आसानी से ठंडा हो सकता है, ठीक है, यानी उसको किया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी एयर कूलर होता है, यानी जैसे कि फ्रीजर देखे हैं या फिर कूलर देखे हैं, तो इस समय जो भी ठंडा हम लोग को हवा जो महसूस होता है, इसमें संपीड़न गैस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए वो जब भी पंखा चलता है तो ठंडे ठंडे हवा का अनुभव कराता है, ठीक है। और इसके माध्यम से कमरा या फिर कहीं स्थान, मान लीजिए कि कमरा है या फिर कहीं भी और स्थान है जगह, उसको भी ठंडा संपीड़न के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि फ्रीजर और जो फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है और एक कूलर जो होता है, सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो संपीड़न गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी को छोड़ने के कारण से कमरे आसानी से ठंडा हो जाते हैं, ठीक है। रसोई गैस में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ठीक है। और ठोस को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, तो उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक ही तरीका है, वो प्रिज्म से गुजारा जाता है, जिसके कारण से सभी रंग आपस में बढ़ जाते हैं, जिसको वर्णपट बोलते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो 7 रंगों का पता कैसे चलता है, तो वही प्रिज्म से सब गुजारा जाता है और गुजारने के बाद सभी रंगों का बिखराव हो जाता है। जो प्रिज्म रहता है, प्रिज्म ऐसे बनता है, इसमें इसी को प्रिज्म बोलते हैं। इसमें सभी 7 रंगों को गुजारा जाता है और गुजारने के बाद पता चलता है कि कौन सा रंग ज़्यादा विचलित हो रहा है, कौन हो रहा है, कम हो रहा है। इसी के कारण हमें श्वेत का पता चलता है, ठीक है। लोलक की कलावधि यानी टाइम पीरियड क्या होती है, तो लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर लोलक की कलावधि अगर कम हो तो लंबाई भी कम होगा, अगर ज़्यादा हो तो इसका टाइमिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का माने कि लोलक की कालावधि जो है उसकी लंबाई पे यानी लेंथ पे डिपेंड करती है। और इसके मेनली रूप से फार्मूला जो होता है आवर्तकाल बराबर टी बराबर क्या होता है 2π√L/g होता है। तो यही लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ये लेंथ कम जाएगा तो जी का मान भी कमेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो जी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L, ठीक है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि अगर ई बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ रहा है, अगर ई घटेगा तो ए भी घट रहा है। तो दोस्तों ये रहा 15 क्वेश्चन का सेशन साइंस का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि अब मेरा वीडियो कंटिन्यू रहे और आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर दोस्तों कीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।